Hello guys, welcome to our channel Reborn of Queen Part 16. Chapter 76. रूपाली से मुलाकात। अब तक इतने सारे खतरों को पार कर आखिरकार माही जंगल से निकलकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई, जिसे देख माही ने एक चैन की सांस ली। उसने अब ठान लिया था कि वह अब आगे से कोई भी लापरवाही नहीं बरतने वाली। अगर उसे किसी भी स्थान पर जाना होगा तो सबसे पहले वह उसकी जानकारी प्राप्त करेगी, ताकि बाद में उसे कोई परेशानी ना हो। यही सब सोचते हुए उसने रात को राजा सोम से इन तीनों जंगलों के बारे में पूरी जानकारी लेने का निर्णय किया। सूरज ढलने का समय हो चुका था, जिसे देख माही ने अपने पास खड़े देव से एक सुरक्षित स्थान ढूंढकर वहां पर आराम करने के लिए कहा। जिसे सुन देव ने मुंह बनाते हुए कहा, मालकिन ये तो गलत बात है। मैं इतने बड़े खतरे से निकाल कर आया हूं और मैं अभी बहुत डरा हुआ हूं, इसलिए क्या आज रात मैं यही आपके पास विश्राम कर सकता हूं? मुझे और कहीं अकेले सोने में डर लग रहा है। ऐसा ना हो कि कहीं वे भयानक छाया मुझ पर एक बार फिर हमला न कर दे। जिसे सुन माही ने अपनी आंखें छोटी करते हुए देव की तरफ देखा। क्या ये लड़का उसकी छूट का कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा रहा था? तभी माही ने देव से थोड़े कठोर स्वर में कहा, तुमने कहा कि तुम एक बजारे हो और अलग अलग स्थान पर खून की एक बूंद को डालो, इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जिनकी खोज 3 सालों से कर रहे हो। वैसे तो राजकुमार तुषार को किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं था, परंतु अब उन्हें अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं थी। अगर वह अपने पिता के बारे में इसी तरह जान सकते थे तो वह ये सब चीज करने के लिए तैयार थे। वैसे भी उनकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसके लिए वह जी सके। अगर सामने खड़ी औरत उन्हें किसी चालाकी में फंसा कर मारना भी चाहती थी तो वह अब इस चीज का विरोध नहीं करना चाहते थे। जैसा माही ने कहा, राजकुमार तुषार ने वैसा ही किया। उन्होंने पास रखी एक सुई से अपनी उंगली में खून की एक बूंद निकालकर उसे लॉकेट पर लगा दे, जिससे एक तेज चमक उसे पूरे जगह पर फैल गई। ये चुम्मा कितने चौंधने वाली थी कि कुछ समय के लिए उन दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद धीरे धीरे वह चमक कम होती गई। तभी तुषार को अपने सामने दो परछायां नजर आई जो लॉकेट के प्रकाश में नजर आ रही थी। वही सामने खड़े दोनों परछायां राजकुमार तुषार को देखकर बहुत ही भावुक और प्रसन्न नजर आ रही थी। उन पर परछों में से एक स्त्री थी तो दूसरा पुरुष। ये दोनों स्त्री पुरुष और कोई नहीं, राजस्थान और उनकी पत्नी भैरवी थे। यह इन दोनों की आत्माओं का कुछ हिस्सा था जो उन्होंने वर्षों पहले इस लॉकेट में कुछ यादों के लिए इसमें बस दिया था, जो आज उनकी सहायता कर रहा था। तभी रानी भैरवी ने आगे बढ़ते हुए राजकुमार तुषार को गले लगाकर बड़े प्यार से उनका सर को सहलाते हुए कहा। अपने सामने खड़ी औरत को देखकर राजकुमार तुषार बहुत असमंजस में थे। वही वह दोनों परछायां अपनी आंखों में ढेर सारे आंसू और प्यार लिए राजकुमार तुषार की तरफ देख रही थी, जिसे वह खड़ी भाई अच्छी प्रकार समझ रही थी। राजकुमार तुषार इस समय बहुत ही ध्यान से अपने सामने खड़े उसे 30 वर्षीय व्यक्ति को देख रहे थे, जिनकी शक्ल हो बहू उसी से मिल रही थी। कुछ समय उसे यूं ही देखते रहने के बाद अचानक राजकुमार तुषार के मुंह से कुछ शब्द निकाले, क्या आप हमारे पिता है? वही इतने वर्षों के इंतजार के बाद अपने पुत्र के मुंह से अपने लिए पिता शब्द सुनकर राजा सौंग, जो अपने सभी भावों को छुपाने की अत्यधिक कोशिश कर रहे थे, वह तुषार के कुछ ही शब्दों से बाहर आ गए। उनकी आंखों में इस समय दर्द के साथ साथ खुशी के आंसू भी भरे हुए थे, जिसके साथ वह अपने पुत्र की तरफ देख रहे थे। राजा सौंग हमेशा ही अपने पुत्र से बात करने के लिए तड़पते थे। उन्होंने कई बार प्रयत्न किया कि वह किसी भी तरह अपने पुत्र से बात कर सके, परंतु वह हर बार असफल रहते। इतने सालों के प्रयास के बाद जब आखिरकार आज उन्हें ये पल नसीब हुआ था तो वह उनके लिए किसी सुंदर स्वप्न के समान खूबसूरत और कभी ना खत्म होने वाला प्रतीत हो रहा था। कुछ समय इसी तरह आसपास के माहौल में शांति फैल रही, जिसे तोड़ते हुए राजा सोम ने एक बड़ी से मुस्कान के साथ अपने पुत्र की तरफ अब आगे। इस समय माही अपने कक्ष में ध्यान मुद्रा में बैठी हुई थी। तभी माही के कक्ष का दरवाजा किसी ने खटखटाया, जिस आवाज को सुनकर माही का ध्यान टूटा। अपने ध्यान में रहते हुए माही को यह अंदाजा ही नहीं रहा कि वह पिछले 3 से 4 घंटे तक लगातार अपने ध्यान में बैठी रही। माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बाहर खड़े व्यक्ति को अंदर आने का आदेश दिया। जिसे सुन दो दासियां अपने हाथों में भोजन और कुछ अन्य सामग्री लेकर अंदर की तरफ आई। उन्होंने सिर झुकाते हुए आदरपूर्वक माही का अभिवादन किया और अपने साथ लाई गई तालों को पास राखी भेज कर रख दिया। वही मन ही अब अपने ध्यान मुद्रा से उठ चुकी थी। वह धीरे से चलते हुए पास रखी एक कुर्सी पर आकर बैठ गई। वही उदासियों ने भोजन रखकर उनमें से एक दासी ने आदरपूर्वक माही को प्रणाम करते हुए कहा, हमारे महाराज का आदेश है
कि आप अपना भोजन समाप्त कर हमारे साथ हमारी राजकुमारी का स्वास्थ्य देखने के लिए चले। महाराज ने यह आदेश दिया है कि अगर आपने हमारी राजकुमारी की उसे भयावह बीमारी से रक्षा कर ली तो हम आपके बहुत ही ज्यादा आभारी होंगे। वही माही जो कब से इस मौके की तलाश कर रही थी कि वह किसी भी तरह रूपाली से मिल सके, अब जब एक अच्छा मौका उसके पास था तो वह उसे गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए माही तुरंत अपने स्थान से खड़ी हुई। इस समय हमेशा की तरह अपने चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था और बहुत ही अच्छे वेस्टर्न को धारण किया हुआ था, जिससे वह एक अमीर घराने की लड़की प्रतीत हो रही थी। माही ने अपनी आवाज में थोड़ा गुरूर लाते हुए सामने खड़ी दशन को आदेश देते हुए कहा, हमें अभी भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सबसे पहले अपने मरीजों की रक्षा करते हैं। इसलिए तुम हमें जल्द से जल्द राजकुमारी रूपाली के पास लेकर चलो। जिसे सुन वहां आए उन दोनों दशन ने अपना सर हमें हिलाया और माही को आगे जाने का रास्ता बताने लगे। समुद्र राज्य का राजमहल बहुत ही भव्य और विशाल था। जिस स्थान पर माही और अन्य वेदों को ठहराया गया था वह राजमहल के दूसरे हिस्से में आते थे, इसलिए उन्हें राजमहल के अंदर जाने में काफी समय लगा। धीरे धीरे चलते हुए आखिरकार माही को एक सुंदर नील दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसे देख माही समझ गई कि यही समुद्र राज्य की राजकुमारी रूपाली का कक्षा है। कक्षा के बाहर दो बहुत ही मजबूत और भयानक दिखने वाले अंगरक्षकों को खड़ा किया गया था, जिन्हें देखकर ही उनकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता था। आसपास कई अन्य दास दासियां वह काम कर रहे थे, पर इतने लोग होने के बावजूद भी वहां के माहौल में एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। यह कुछ ऐसा था जैसे यहाँ कोई हो ही ना, यहाँ तक कि उन लोगों की सांसों की आवाज तक माही को सुनाई नहीं दे रही थी। माही ने अपनी पहली नजरों से आसपास के माहौल को अच्छी तरह भांप लिया। तभी एक जोरदार चिक की आवाज सामने दरवाजे से गूंजी और एक दासी जिसके सर पर बहुत ही गहरी चोट लगी थी, वह अपना सर पड़े हुए उसे विशाल नील दरवाजे से बाहर आई, जिसे देख कुछ दशन ने उसकी सहायता करी और उसे वहां से ले गए। वही उसे दासी की ऐसी हालत देखकर वहां काम कर रहे लोग ज्यादा हैरान परेशान नहीं लग रहे थे, जैसे कि यह उन लोगों का रोग का काम हो, इसलिए उन्हें अब इन चीजों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। वही वहां आए उन दोनों दासी जो माही को राजकुमारी रूपाली के कक्ष तक लेकर आई थी। जब माही की नजर उन पर पड़ी तो उसने देखा कि उनमें से एक दासी के हाथ कांप रहे थे, जिसे उसके पास खड़ी दूसरी दासी संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी एक पतले से शरीर वाली दासी ने माही को आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह हमारी राजकुमारी का कक्षा है और हमें बस उनके कक्ष के दरवाजे तक ही आने की अनुमति है, इसे आगे का सफर आपको स्वयं ही तय करना है। इतना कहा वह दोनों दासियां जल्दी से वहां से चली गई। वह दोनों इतनी तीव्रता से आगे बढ़ रही थी जैसे अगर वह कुछ पल यहां और रुकी तो अपनी जान ही ना गवा बैठे। माही में बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कदम रूपाली के कक्षा की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देख वहां खड़े उन दो विशाल अंगरक्षकों ने धीरे से उसे दरवाजे को खोल जिसके अंदर माही ने प्रवेश किया। दरवाजा खुलने के कारण सूरज की रोशनी कुछ समय के लिए उसे कक्षा पर पड़ी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर और अद्भुत चीजों से भरा हुआ था। यहाँ की हर चीज, यहाँ तक कि कक्षा में लगे हुए पर्दे भी बहुत ही ज्यादा कीमती और सुंदर नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर ही यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि राजा चंद्रसेन अपनी पुत्री से कितना प्रेम करते हैं। कुछ ही समय में वह खुला हुआ दरवाजा बंद हो गया और माहौल में एक अजीब सी शांति पसर गई। इस समय पूरे कमरे में घोर अंधेरा छाया हुआ था, यहाँ तक कि रोशनी की एक भी किरण माही को उसे विशाल कक्ष में नजर नहीं आई, जिसे देख माही ने ज्यादा देर ना करते हुए अपनी अग्नि शक्ति का इस्तेमाल कर आंख का एक छोटा सा गोल बनाया, जो इस समय हवा में तैरता हुआ माही को आगे का रास्ता दिखाने लगा। यह एक बहुत ही बड़ा और भाव कक्षा था, जिसमें एक छोटे से गलियारे को पार करने के बाद माही को एक और कक्ष नजर आया, जिसके बीचों बीच एक सुंदर सा तालाब बनाया गया था। लेकिन इस समय वह तालाब, जो दिखने में खूबसूरत और चमत्कारी लग रहा था, वह बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। कुछ समय इसी तरह चलने के बाद आखिरकार माही अपनी मंजिल पर पहुंच गई। इस समय माही की नजर अपने सामने की दिशा पर थी, जहां कक्ष के बीचों बीच एक सुंदर गोल बेड दिखाई दे रहा था, जिससे चारों तरफ से लाल पर्दों ने घेरा हुआ था। उन पर्दों के बीच में माही को एक आकृति नजर आई, जो शायद अपना सर झुकाए वहां बैठे सिसक रही थी, जिसकी आवाज से ही माही अपनी सही दिशा का अंदाजा लगा पाई थी। माही एक तक सामने की दिशा में देखती रही, वही जो आकृति अभी तक सिसक कर रो रही थी। अपने आसपास किसी को महसूस कर उसने थोड़े गुस्से भरी आवाज में कहा, हमने कहा ना, हमें अपने कक्ष में कोई नहीं चाहिए। क्या तुम लोगों को समझ नहीं आता, या तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है? पर लगता है जब तक हम किसी की जान नहीं ले लेंगे तब तक किसी को ये समझ नहीं आएगा। शायद तुम लोगों की सजा बहुत कम हो चुकी है, जो तुम हमारे आदेशों को मानने से मना कर रहे हो। इतना
कहा। उसे आकृति ने अपने पास रखे एक बड़े से बर्तन को सामने की तरफ फेंक दिया, वरना तो उसे बर्तन के गिरने की आवाज आए और ना ही उसे इंसान के चीखने की, जिसे सुन वह आकृति, जिसका सर अभी भी झुका हुआ था, उसने अपनी आंखें उठाकर थोड़ा आश्चर्य में सामने की तरफ देखा, पर सामने खड़े व्यक्ति को देखकर उसकी वह आंखें जो अभी तक दुख और गुस्से में भरी हुई थी, उनमें डर की छाया आ गई। वह घबराते हुए अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखने लगी। तभी एक लड़खड़ाती हुई आवाज उसे कक्ष में गंजी। रुद्रा, इतना क्या है? वह सामने बैठी आकृति, जो कोई और नहीं राजकुमारी रूपाली थी, वह बुरी तरह कांपने लगी। इस समय उसकी आंखों में वह पहले वाला गुरूर और चालाकी माही को दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में जो आज था वह सिर्फ माही का डर और उसके किए हुए कामों का परिणाम। मन ध्यान से रूपाली को देख रही थी। माही ने रूपाली को जो शहर दिया था, उसे रूपाली का सारा शरीर किसी सड़े हुए वस्तु की भांति धीरे धीरे सब रहा था। उसका वह सुंदर चेहरा जिस पर उसे बहुत गुरूर था, आज वह किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहा था। उसके चेहरे और उसके शरीर की त्वचा किसी टूटे हुए पत्ते की भांति बिखरती जा रही थी, जो देखने में बहुत ही भयानक और गंदा नजर आ रहा था। इस समय अगर कोई रूपाली को देख ले तो वह अपने आप को उस जिन करने से ना रोक सके। उसका पूरा शरीर इस भांति सड़ा हुआ था कि अब उसे दुर्गंध आनी भी शुरू हो गई थी। उसके वह लंबे घने बाल और सुंदर शरीर, अब सब कुछ समाप्त हो चुका था। जैसे देख माही के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान छाई हुई थी, वही अपने सामने माही को देखकर रूपाली जो बुरी तरह कांप रही थी, उसने बिना कुछ सोचो समझ जल्दी से अपने बिस्तर पर उठकर सीधा माही की तरफ बाध है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था तो शायद वह माही पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आ रही है, परंतु हुआ उसे उल्टा ही। रूपाली जितनी तेजी से भागकर माही के पास आए, इतनी देवता से वह माही के पैरों में, जिसे देख माही ने अपने कदमों को पीछे की तरफ ले लिया और अपनी जिन भरी नजरों से रूपाली को देखने लगी। इस समय रूपाली की आंखें दर्द और आंसुओं से भरी हुई थी। उसने अपनी सरपंच आवाज में दर्द से भी लगाते हुए लगभग अपना सर माही के पैरों पर मरते हुए उसे गौहर करना शुरू किया। मुझे क्षमा कर दो रुद्रा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आज तक जो भी तुम्हारे साथ किया, मैं जानती हूँ वह बिल्कुल भी सही नहीं था, और उसे चीज के लिए मैं तुमसे तहे दिल से माफी भी मांगती हूँ, पर मेरे साथ इतना बुरा मत करो। मैं जानती हूँ कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मुझे बस एक बार मेरा पुराना जीवन वापस लौटा दो। इसके बाद जो तुम मुझसे करने के लिए कहोगे मैं सब करूंगी। मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम रहने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे सभी दोस्तों से घुटनों के बल बैठकर क्षमा मांगने के लिए भी तैयार हूं, पर मुझ पर दया करो। मेरा रूप मुझे वापस लौटा दो। तुम नहीं जानते रुद्र, इस दुनिया में स्त्री की सुंदरता तो को ही सर्वप्रिय माना जाता है। जब कल मैं सुंदर थी तो सभी लोग मुझसे प्रेम करते थे, वह सभी मेरा आदर करते थे, परंतु आज जब मुझे मेरा सब कुछ छीन गया है तो मेरे अपने भी मुझे किन भरी नजरों से देखने लगे हैं। मैं तुम्हारे पर पड़ती हूँ। मैं अपनी हर एक गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगती हूँ। मेरी सहायता कर दो, मुझे पहले जैसा कर दो। रुद्रा, इतनी बात एक है। रूपाली बुरी तरह बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने अपने आंसुओं से लगभग अपने आसपास के स्थान को गीला कर दिया था। वही माही जो बस एक तक रूपाली को देख रही थी, पता नहीं वह किन सोचों में खोई हुई थी। अचानक माही ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन रूपाली, जो अभी तक अपना सर पटक पटक कर बार बार माही से उसे क्षमा करने की गुहार लगा रही थी, उसने अपनी आंसू भरी आंखों को उठाकर माही की तरफ देखा। चैप्टर 77, इलाज या जहर। अब आगे। इन कुछ महीनों में रूपाली ने इतना कुछ सह लिया था कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किसी के चरणों में पड़कर अपने जीवन की भीख मांग रही है। उसे अब अपने राजकुमारी के औंधे से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिस समय रुद्र ने रूपाली को वह घातक जहर दिया था, उसके कुछ समय बाद ही इस जहर ने धीरे धीरे अपना असर दिखना शुरू कर दिया। इसके बाद से ही रूपाली की त्वचा किसी भयानक मरीज की भांति गलने लगी, जो दिखने में बहुत ही भयानक और लोगों को घिन से भरे लगते, जो भी लोग रूपाली का इलाज करने या उससे मिलने आते। रूपाली ने धीरे धीरे उनके चेहरों पर अपने लिए प्यार से उसे ना देखने की अनेक्षा तक का सफर तय किया था। यहाँ तक कि उसकी सगी माँ, जो हमेशा रूपाली से अत्यधिक प्रेम करती थी, जब उन्हें पता चला कि रूपाली को ऐसी भैया वह बीमारी ने घेर लिया है और जो भी व्यक्ति उसे छुएगा शायद उसे भी वह बीमारी फैल सकती है, इन सभी बातों के बारे में सोचकर रूपाली की माँ ने भी धीरे धीरे उसके पास आना कम कर दिया, जिस चीज ने आखिरकार रूपाली को अंदर तक तोड़ दिया। महल के जितने भी दास दशन ने उसके इस रूप को बदलते देखा, वह सभी रूपाली से डरने लगे थे, जिससे आम्रपाली का अपने आसपास के लोगों से और ज्यादा नफरत होने लगी थी। उसे कभी नहीं लगा था कि यह लोग जो कभी उसका इतना सम्मान और गुणगान किया करते थे, वह एक पल में ही इतना बदल जाएंगे। जिस चीज ने रूपाली को आसमान से धरती पर गिरा दिया, शायद यही कारण था कि आज वह अपने गुरूर और अभिमान को छोड़कर माही के चरणों में पड़कर अपने जीवन की भीख मांग रही थी।
वही रूपाली को इस तरह रोता गिड़गिड़ाता देख माही को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ये सब उसी के किए हुए कर्मों का फल था। माही कभी भी किसी इंसान को पहले परेशान नहीं किया करती थी, परंतु जब कोई उसे या उसके प्रियजनों को तकलीफ पहुंचने की कोशिश करता है तो माही उसे इंसान को इतनी आसानी से तो नहीं जाने दे सकते थे, जिसका परिणाम आज उसके सामने रूपाली थी। माही ने उसकी के द्वारा दिए गए शहर का थोड़ा सा मजा आज उसे ही चखा दिया था। ये रूपाली का ही शहर था जिसमें माही ने अपनी कुछ जड़ी बूटियां और कुछ जहरीले पौधों को मिलाकर इस तरह के शहर का निर्माण किया था, जिस कारण अब रूपाली की ऐसी दशा हो चुकी थी। वही रूपाली जब बहुत देर तक माही के चरणों में गड़गड़ाती रही, जिसे देख माही अपनी सोच से बाहर आई। माही ने कुछ समय कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। वही राजकुमारी रूपाली जो इतने समय तक माही के सामने गिड़गिड़ाती रही, जब उसे लगा कि शायद माही उसकी सहायता नहीं करना चाहती, तो उसकी बच्ची कोची हिम्मत भी अब टूटने लगी थी, परंतु माही के एक छोटे से जवाब ने उसकी हिम्मत को वापस बढ़ा दिया। रूपाली ने माही की बात को पूरा होने से पहले ही जल्दी से खड़े होते हुए माही के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी लड़खड़ाते हुए आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। तुम जो चाहती हो मैं वह तुम्हें दे सकती हूँ। अगर तुम्हें पैसा, धन दौलत या पावर कुछ भी चाहिए तो मैं उसमें तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे इस भयानक रूप को बदलकर मुझे वापस मेरा पहला रूप लौटा दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करने तक को तैयार हो। इस समय रूपाली बिना रुके बिना सांस लिए बस एक ही सांस में अपनी बातों को बोले जा रही थी, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने अभी अपनी बातों को नहीं कहा तो शायद उसे अपनी जिंदगी में आए इतने बड़े मौके को गंवाना पड़े। इसलिए राजकुमारी रूपाली ने बिना माही की पूरी बातें सुन बस उसकी हाँ में हाँ मिलना ही सही समझा। वही रूपाली के इतना ज्यादा बोलने से और बार बार उसकी वह कर्कश आवाज सुनने से माही का सर दुखने लगा था। इसलिए माही ने अपनी आवाज को थोड़ा सख्त करते हुए राजकुमारी रूपाली से कहा, अगर अब एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो भूल जाओ मैं कभी तुम्हारा कोई भी इलाज करूंगी या मैं तुम्हारी इस बीमारी का एंटीडोट तुम्हें दूंगी। जिसे सुन रूपाली एक ही पल में चुप हो गई। उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। राजकुमार रूपाली ने थोड़ा घबराते हुए जल्दी से कहा, नहीं नहीं रुद्र, तुम ऐसा कुछ मत करो, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी, बिल्कुल चुप रहूंगी जब तक तुम नहीं बोलोगे। मैं अपने मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकलूंगी। आओ तुम यहाँ बैठो और विश्राम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना का रूपाली अपने गिरते हुए शरीर से आगे चलने की कोशिश करने लगी हुई। माही ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पास में रखी एक मेज पर जाकर अपने स्टोरेज अंगूठी से कुछ वस्तुओं को निकालकर कुछ चीज तैयार करने लगे। जितनी देर में रूपाली माही के लिए पानी लेकर आई, उतने ही देर में माही ने अपने कार्य को समाप्त कर लिया और अपने सारे बचे हुए सामग्री को वापस अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लिया। तभी रूपाली ने पीछे आते हुए माही को पानी का गिलास देने की कोशिश की, पर माही ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। जिसे देख रूपाली ने कुछ नहीं कहा। माही ने अपने पास से एक हरी गोली निकाल और उसे रूपाली की तरह फेंक दिया, जिसे देख रूपाली ने ज्यादा सोचे समझे बिना ही, तेरा दोस्त गोली को खा लिया। इसी तरह शांति से कुछ समय निकल गया। रूपाली वापस अपने बिस्तर पर आ चुकी थी और माही रूपाली से कुछ दूर एक खिड़की के पास खड़ी हुई बाहर की तरफ देख रही थी। अचानक उसे कक्षा में रूपाली की खुशी से भरी आवाज से गूंजने लगी, मैं ठीक हो गई, मेरी भयानक बीमारी का असर कम हो गया, आखिरकार मैं ठीक होने लगी हूँ। ये सब बातें कहते हुए रूपाली अपने स्थान से खड़ी हुई और पूरे कक्षा के चक्कर लगाने लगी। वह बार बार चिल्लाकर अपनी खुशी को जाहिर किया जा रही थी। जिसे सुन माही ने एक नज़र पलट कर रूपाली की तरफ देखा, जो खुशी से हंसते होते हुए पूरे कक्षा में अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। तभी वह एक नज़र रूपाली को देखकर वापस अपनी नज़रें खिड़की की तरफ करते हुए अपनी कठोर आवाज में रूपाली से कहा, ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। वही इस आवाज को सुनकर रूपाली की सारी हंसी एक पल में गायब हो गई। वह अपनी खुशी में ये भूल चुकी थी कि माही भी इस समय इस कक्ष में मौजूद है। जैसे सो उसने जल्दी से मुड़कर माही की तरफ देखा और अपने कदम माही की दिशा में बढ़ा दिया। कुछ ही समय में वह माही के पास पहुंच गए। रूपाली ने तुरंत अपने घुटने टेक के और माही की सहायता के लिए उसे धन्यवाद किया, पर माही को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। माही ने सभी चीजों को नजरअंदाज किया और अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी यह बीमारी सदा सदा के लिए चली गई? जिसे सुन रूपाली के चेहरे पर जो खुशी की चमक उभर आई थी, वह अचानक ही गेमों के बादलों में बदल गई। उसने हैरानी से अपनी आंखें उठाकर माही की तरफ देखा, जो पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए उसी की तरफ देख रही थी। रूपाली के उड़े हुए रंगों को देखकर भी अपने गुड्डू के बल बैठकर रूपाली की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे।
माही ने एक गहरी और खतरनाक आवाज में राजकुमारी रूपाली को देखते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाया, तो मैं क्या लगता है मैं तुम्हारे गुनाहों की इतनी छोटी सजा तुम्हें दूंगी? शायद तुम अभी मेरे बारे में नहीं जानती हो, मैं अपने दुश्मनों को जीते जी दर्द के दर्शन करती हो। और अभी तो उसे चीज की मैंने शुरुआत भी नहीं की, तो तुम मुझे एक कैसे उम्मीद कर सकती हो कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ सकती हूँ? ये तो तुम्हारी सजा का अभी कुछ ही हिस्सा है, असली सजा तो तुम्हें आगे मिलना शुरू होगी। रूपाली, जिसके चेहरे का रंग पहले ही पीला पड़ चुका था, वह जैसे जैसे माही की बातें सुन रही थी, उसकी हिम्मत और टूटती जा रही थी। इस समय उसका शरीर किसी सूखे हुए पत्ते की तरह आपने लगा। रूपाली ने थोड़ी हिम्मत उठाकर अपनी लड़खड़ाती आवाज में माही से प्रश्न किया, अब तुम और क्या करना चाहते हो मेरे साथ? जिसे सुन माही ने वापस अपने स्थान से खड़े होते हुए अपना रुख उसे बड़ी से खिड़की की तरफ कर लिया। इस समय माही कुछ गुनगुनाते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी, जो रूपाली को किसी मौत के संगीत की भांति सुनाई दे रहा था। उसे अब अपने किए हुए कामों पर अफसोस हो रहा था कि आखिर क्यों उसने रुद्र और उसके दोस्तों को इतना परेशान किया, उसे क्या जरूरत थी। अमावस्या के चांद का चेहरा, 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 स्माइल स्माइल, अमावस्या के चांद का चेहरा, स्माइल 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 स्माइल, अमावस्या के चांद का चेहरा, अमावस्या के चांद का चेहरा, अमावस्या के चांद का चेहरा। इस समय माही अपने कक्ष में ध्यान मुद्रा में बैठी हुई थी। तभी माही के कक्ष का दरवाजा किसी ने खटखटाया, जिस आवाज को सुनकर माही का ध्यान टूटा। अपने ध्यान में रहते हुए माही को यह अंदाजा ही नहीं रहा कि वह पिछले 3 से 4 घंटे तक लगातार अपने ध्यान में बैठी रही। माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बाहर खड़े व्यक्ति को अंदर आने का आदेश दिया। जिसे सुन सुन 2 दासियां अपने हाथों में भोजन और कुछ अन्य सामग्री लेकर अंदर की तरफ आई। उन्होंने सिर झुकाते हुए आदरपूर्वक माही का अभिवादन किया और अपने साथ लाई गई तालों को पास राखी भेजकर रख दिया। वही मन ही अब अपने ध्यान मुद्रा से उठ चुकी थी। वह धीरे से चलते हुए पास रखी एक कुर्सी पर आकर बैठ गई। वही उदासियों ने भोजन रखकर उनमें से एक दासी ने आदरपूर्वक माही को प्रणाम करते हुए कहा, हमारे महाराज का आदेश है कि आप अपना भोजन समाप्त कर हमारे साथ हमारी राजकुमारी का स्वास्थ्य देखने के लिए चले। महाराज ने यह आदेश दिया है कि अगर आपने हमारी राजकुमारी की उसे भयावह बीमारी से रक्षा कर ली, तो हम आपके बहुत ही ज्यादा आभारी होंगे। वही माही, जो कब से इस मौके की तलाश कर रही थी कि वह किसी भी तरह रूपाली से मिल सके, अब जब एक अच्छा मौका उसके पास था तो वह उसे गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए माही तुरंत अपने स्थान से खड़ी हुई। इस समय हमेशा की तरह अपने चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था और बहुत ही अच्छे वेस्टर्न को धारण किया हुआ था, जिससे वह एक अमीर घराने की लड़की प्रतीत हो रही थी। माही ने अपनी आवाज में थोड़ा गुरूर लाते हुए सामने खड़ी दशन को आदेश देते हुए कहा, हमें अभी भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सबसे पहले अपने मरीजों की रक्षा करते हैं। इसलिए तुम हमें जल्द से जल्द राजकुमारी रूपाली के पास लेकर चलो। जिसे सुन वहां आए उन दोनों दशन ने अपना सर हमें हिलाया और माही को आगे जाने का रास्ता बताने लगे। समुद्र राज्य का राजमहल बहुत ही भव्य और विशाल था। जिस स्थान पर माही और अन्य वेदों को ठहराया गया था, वह राजमहल के दूसरे हिस्से में आते थे, इसलिए उन्हें राजमहल के अंदर जाने में काफी समय लगा। धीरे धीरे चलते हुए आखिरकार माही को एक सुंदर नील दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जिसे देख माही समझ गई कि यही समुद्र राज्य की राजकुमारी रूपाली का कक्षा है। कक्षा के बाहर 2 बहुत ही मजबूत और भयानक दिखने वाले अंगरक्षकों को खड़ा किया गया था, जिन्हें देखकर ही उनकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता था। आसपास कई अन्य दास दासियां वह काम कर रहे थे, पर इतने लोग होने के बावजूद भी वहां के माहौल में एक अजीब सी शांति पसर गई। इस समय पूरे कमरे में घोर अंधेरा छाया हुआ था, यहाँ तक कि रोशनी की एक भी किरण माही को उसे विशाल कक्ष में नजर नहीं आई। जिसे देख माही ने ज्यादा देर ना करते हुए अपनी अग्नि शक्ति का इस्तेमाल कर आंख का एक छोटा सा गोल बनाया, जो इस समय हवा में तैरता हुआ माही को आगे का रास्ता दिखाने लगा। यह एक बहुत ही बड़ा और भाव कक्षा था, जिसमें एक छोटे से गलियारे को पार करने के बाद माही को एक और कक्ष नजर आया, जिसके बीचों बीच एक सुंदर सा तालाब बनाया गया था। लेकिन इस समय वह तालाब, जो दिखने में खूबसूरत और चमत्कारी लग रहा था, वह बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। कुछ समय इसी तरह चलने के बाद आखिरकार माही अपनी मंजिल पर पहुंच गई। इस समय माही की नज़र अपने सामने की दिशा पर थी, जहां कक्ष के बीचों बीच एक सुंदर गोल बेड दिखाई दे रहा था, जिससे चारों तरफ से लाल पर्दों ने घेरा हुआ था। उन पर्दों के बीच में माही को एक आकृति नजर आई, जो शायद अपना सर झुकाए वहां बैठे सिसक रही थी, जिसकी आवाज से ही माही अपनी सही दिशा का अंदाजा लगा पाई थी।
माही एक तक सामने की दिशा में देखती रही, वही जो आकृति अभी तक सिसक कर रो रही थी। अपने आसपास किसी को महसूस कर उसने थोड़े गुस्से भरी आवाज में कहा, हमने कहा ना, हमें अपने कक्ष में कोई नहीं चाहिए। क्या तुम लोगों को समझ नहीं आता, या तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है? पर लगता है जब तक हम किसी की जान नहीं ले लेंगे तब तक किसी को ये समझ नहीं आएगा। शायद तुम लोगों की सजा बहुत कम हो चुकी है जो तुम हमारे आदेशों को मानने से मना कर रहे हो। इतना कहा उसे आकृति ने अपने पास रखे एक बड़े से बर्तन को सामने की तरफ फेंक दिया, वरना तो उसे बर्तन के गिरने की आवाज आए और ना ही उसे इंसान के चीखने की, जिसे सुन वह आकृति, जिसका सर अभी भी झुका हुआ था, उसने अपनी आंखें उठाकर थोड़ा आश्चर्य में सामने की तरफ देखा, पर सामने खड़े व्यक्ति को देखकर उसकी वह आंखें जो अभी तक दुख और गुस्से में भरी हुई थी, उनमें डर की छाया आ गई। वह घबराते हुए अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखने लगी। चैप्टर 78 रूपाली का इलाज। अब आगे। आज रूपाली उसे दौर पर आकर खड़ी हो गई थी, जहां से वह ना चाहते हुए भी उसे वह सब करना होगा जो उसे माही करने के लिए कहेंगी। अब यह उसके मजबूरी हो या माही का उसके अंदर उसका खौफ, जो माही ने कुछ समय में ही उसके अंदर पैदा कर दिया था। जो राजकुमारी रूपाली सदा से लोगों पर अत्याचार और अपना हुक्म चलती हुई आई थी, आज वह अपनी एक गलती के कारण माही के चरणों में पड़ी थी, जिसकी जिंदगी और मौत का फैसला दोनों ही अब माही के हाथों में था। और शायद इस बात को रूपाली पहले ही समझ चुकी थी कि अगर अब उसने कोई भी गलती की कोशिश की तो इसका परिणाम शायद वह सह ना सके। अब रूपाली के पास माही की सारी शर्तें और बातें मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता अपने लिए नजर नहीं आ रहा था। अब उसे अपनी की हुई हर एक कार्य और वह शर्मनाक हरकतें याद आ रही थी जो उसने माही के दोस्तों के साथ उसे जंगल में की थी। अगर आज रूपाली को समय में पीछे जाने का मौका मिलता तो शायद वह अपनी की हुई हर एक गलती को सुधारने की कोशिश जरूर करती। परंतु अब इन सब बातों को सोचने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि रूपाली जानती थी अब जब उसके पास कोई रास्ता नहीं। इसलिए ना चाहते हुए भी रूपाली ने अपना गुरु छोड़कर और माही की शर्तों को सुनाने लगी। वह जैसे जैसे माही की बातों को सुनती जा रही थी, उसका पूरा शरीर एक अनजाने डर और घबराहट से घिरने लगा था। उसका शरीर जो उस जहर के कारण पहले से ही काफी कमजोर और पीले नजर आने लगा था, उसे देखकर अब ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे माही की सारी बातों को सुनकर तो उसके शरीर में बचा हुआ वह खून और हिम्मत दोनों ही समाप्त होने की कगार पर आ चुके हैं। माही ने अपनी सारी शर्तें और बातें बताने के बाद एक नजर भी मुड़कर रूपाली की तरफ नहीं देखा, जो शायद अपना शुद्ध बुद्ध कोई बस एकटक अपनी आंखें फाड़े माही की पीठ की तरफ देखे जा रही थी। वही अपना कार्य होने के बाद माही ने ज्यादा देर ना करते हुए इस कक्ष से जाने का फैसला किया और कुछ ही समय में चलकर वापस उस बड़े और विशाल दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। वही अंदर से किसी की आने की आहट सुनकर उन दो खड़े अंगरक्षकों ने भी उसे दरवाजे को खोल दिया। इसके बाद माही ने भी ज्यादा देर ना करते हुए अपने कदम वापस अपने कक्ष की तरफ बढ़ा दिए। वही माही को इस तरह सुरक्षित और सही सलामत बाहर निकलता देख वहां कार्य कर रहे सभी लोग बहुत हैरान थे। कुछ के लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं था। पिछले एक महीने से जो भी व्यक्ति राजकुमारी रूपाली एक कक्ष में जाता वह हमेशा ही घायल अवस्था में बाहर आता, और अगर वह गलती से राजकुमारी रूपाली को देख लेता तो उसके चेहरे की घिन को वह ना चाहते हुए भी छुपा नहीं पाता। शायद यही कारण था कि बहुत से लोगों ने अब राजकुमारी रूपाली के कक्ष में जाना बंद कर दिया था। उनमें से एक कारण तो राजकुमारी रूपाली का अजीब तरह का व्यवहार था, और दूसरा उनका वह कुरूप रूप जो लोगों को ना चाहते हुए भी उनसे घिन करने का एक पात्र बना देता। सभी अपनी आंखें और मुंह खोल उसे कक्ष से दूर जाती हुई उस आकृति को देख रहे थे, जिसने बहुत ही सुंदर काले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे, जिसे देखकर पता चल रहा था कि वह एक काफी खूबसूरत मगर घमंडी स्त्री है। उनके चलने का स्वभाव और उनके आसपास से निकलता ऑरा उन्हें काफी शक्तिशाली और गुरु से भरा व्यक्ति बनाने में सहायक था। परंतु किसी ने भी अभी तक उस नायाब स्त्री का चेहरा नहीं देखा था, जो आज शायद पहली बार सही सलामत राजकुमारी रूपाली के कक्ष से बाहर आई थी, जो वहां खड़े लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वही दूसरी तरफ माही अभी कुछ दूर ही चली थी कि उसकी नजर उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी उन दो दासियों पर गई, जो सुबह उसे राजकुमारी रूपाली के कक्ष तक लेकर गई थी, और माही को बिना कुछ ज्यादा जानकारी दिए वहां से निकल गई थी।
माही ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। वही वह दोनों दासियां जो शायद यह उम्मीद करके बैठ चुकी थी कि इस वेद का भी वही हाल होने वाला है जो बाकी आए हुए वेदों का हुआ था। इसलिए उन्हें इस चीज की ज्यादा फिक्र नहीं थी कि वह अपने राजा को इस बारे में क्या बताएंगी, पर उसे अनोखी वेद को सही सलामत अपने पैरों पर वापस आता देख वह दोनों ही काफी हैरान थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह स्त्री जो हमेशा नकाब से अपना चेहरा छुपाकर रहती है, वह सही सलामत राजकुमारी रूपाली के कक्ष से वापस लौट आएगी, जिसे देख इस समय उन दोनों के चेहरों पर थोड़ी परेशानी और घबराहट की लकीरें आ गई। वह उस समय माही को इसलिए अकेला छोड़कर आ गई थी क्योंकि उन्हें लगा था कि माही का हाल भी बाकी वेदों की तरह होने वाला है, और शायद यह वेद भी राजकुमारी रूपाली की भयानक बीमारी का कोई इलाज नहीं निकल पाएगी। परंतु जिस आत्मविश्वास के साथ यह वेद चलकर उसे कक्ष से बाहर आए और अब बिना उन दोनों पर ध्यान दिए अपनी दिशा की तरफ बढ़ गई, इससे उन दोनों को थोड़ा थोड़ा अंदाज होने लगा था कि शायद हो सकता है कि इन वेद को उनकी राजकुमारी की घातक बीमारी का इलाज मिल गया हो, और अगर उनकी सोची हुई बात सत्य हुई तो उन्हें जल्द से जल्द ये खबर अपने राजा तक पहुंचानी होगी, जिससे खुश होकर शायद राजा चंद्रसेन लोगों को भी किसी मूल्यवान उपहार से सम्मानित करें। मूल्यवान उपहार के बारे में सोचकर और राजा द्वारा दिए गए सम्मान के बारे में सोचकर वह दोनों ही अपने ख्यालों से बाहर आए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे माही से जाकर बातें करें, क्योंकि अगर गलती से भी माही ने राजा चंद्रसेन को उनके द्वारा किए गई हरकतों के बारे में बता दिया तो उन लोगों को उपहार तो नहीं परंतु राजदंड जरूर भोगना पड़ सकता था। जिसे सोचकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जल्दी से भागते हुए माही के पीछे जाने लगी। एक बार को उन्हें उपहार ना मिले तो भी सही है, परंतु वह राजदंड को नहीं भोगना चाहती थी। उन्हें अब अपनी जान के लिए खतरा बढ़ता महसूस हो रहा था, जिसे सोचकर वह दोनों दासियां जल्दी से भागते हुए माही के पीछे जाने लगी, जो अपनी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। तभी एक दासी ने लगभग अपनी सांसों को खोते हुए भागना शुरू किया, और आखिरकार बहुत देर के प्रयास के बाद उन दोनों ने माही को रोक ही लिया। वही माही जो जल्द से जल्द अपने कक्ष में पहुंचकर अपने बचे हुए कुछ कार्य करना चाहती थी। अब जब उसका एक कार्य समाप्त हो चुका था तो माही को अपने आगे आने वाले मकसद के लिए और भी तैयारी करनी थी, जिसके लिए वह जल्द से जल्द अपने कक्ष में वापस लौटकर अपनी बची हुई तैयारी को पूरा करना चाहती थी। इसी सोच में डूबे हुए माही आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, पर तभी दो परछाइयां ने आकर जल्दी से माही का रास्ता रोक दिया, जिन्हें देख माही के चलते कम अपने आप ही रुक गए। माही ने अपनी नजरें नीचे कर अपने सामने घुटनों के बल पड़ी दो दासियों को देखा जो लगभग उसके सामने पूरी जमीन पर फैल चुकी थी। वह दोनों दासियां बुरी तरह हाफ रही थी। उनका चेहरा जो शायद भागने और डर के कारण लाल पड़ चुका था, उसे पर कुछ पसीने की बूंद टपक रही थी। वही अपने सामने पड़ी उन दोनों दासियों को देखकर माही की आंखें सिकुड़ गई। माही ने अपनी आवाज को सख्त करते हुए उन दोनों दासियों से सवाल किया, क्या कारण है कि तुम लोगों ने इस तरह मेरा रास्ता रोका? क्या तुम्हारे अंदर तुम्हारे राजा का डर खत्म हो गया है, या समुद्र राज्य के लोगों को यह नहीं सिखाया गया कि अपने अतिथियों का कैसे सत्कार किया जाता है? वही वह दोनों दासियां जो पहले ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी माही की ऐसी बातें सुनकर अब वह बुरी तरह कांपने लगी। उन्होंने रोटी भी लगाते हुए माही से क्षमा मांगी और उन्होंने कुछ समय पहले उनकी की गई गलतियों के लिए माफ करने की गुहार लगाई। उनमें से एक दासी जिसका नाम मिश्री था, उसने माही के पैरों को पकड़ते हुए उसे गुहार लगाते हुए कहा, वेद जी हमें क्षमा कर दीजिए, जो हम इस तरह आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ राजा चंद्रसेन और राजकुमार सूर्य इस समय राजकुमार यश के कक्ष में मौजूद थे। वही वेद विशाला राजकुमार युग का इलाज करने का प्रयास में लगी हुई थी। वह पिछले 2 दिनों से लगातार राजकुमार युग के इलाज में अपनी कड़ी मेहनत कर रही थी, पर अभी तक किसी को भी कोई अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिला था, जिससे अब राजा चंद्रसेन की बंधी हुई हिम्मत भी धीरे धीरे टूटने लगी थी। आपको सॉरी खन की कोई जरूरत नहीं है, चिट्स ऑक बाय बाय रिलीव्ड फेस हैंड वेविंग हैंड वेविंग हैंड वेविंग हैंड वेविंग हैंड वेविंग हैंड वेविंग। इन कुछ महीनों में रूपाली ने इतना कुछ सह लिया था कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किसी के चरणों में पड़कर अपने जीवन की भीख मांग रही है। उसे अब अपने राजकुमारी के औंधे से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिस समय रुद्र ने रूपाली को वह घातक जहर दिया था,
उसके कुछ समय बाद ही इस जहर ने धीरे धीरे अपना असर दिखना शुरू कर दिया। इसके बाद से ही रूपाली की त्वचा किसी भयानक मरीज की भांति गलने लगी, जो दिखने में बहुत ही भयानक और लोगों को घिन से भरे लगते जो भी लोग रूपाली का इलाज करने या उससे मिलने आते। रूपाली ने धीरे धीरे उनके चेहरों पर अपने लिए प्यार से उसे ना देखने की अनेक्षा तक का सफर तय किया था। यहाँ तक कि उसकी सगी माँ, जो हमेशा रूपाली से अत्यधिक प्रेम करती थी, जब उन्हें पता चला कि रूपाली को ऐसी भैया वह बीमारी ने घेर लिया है और जो भी व्यक्ति उसे छुएगा शायद उसे भी वह बीमारी फैल सकती है, इन सभी बातों के बारे में सोचकर रूपाली की माँ ने भी धीरे धीरे उसके पास आना कम कर दिया, जिस चीज ने आखिरकार रूपाली को अंदर तक तोड़ दिया। महल के जितने भी दास दशन ने उसके इस रूप को बदलते देखा, वह सभी रूपाली से डरने लगे थे, जिससे आम्रपाली का अपने आसपास के लोगों से और ज्यादा नफरत होने लगी थी। उसे कभी नहीं लगा था कि यह लोग जो कभी उसका इतना सम्मान और गुणगान किया करते थे वह एक पल में ही इतना बदल जाएंगे। जिस चीज ने रूपाली को आसमान से धरती पर गिरा दिया, शायद यही कारण था कि आज वह अपने गुरूर और अभिमान को छोड़कर माही के चरणों में पड़कर अपने जीवन की भीख मांग रही थी। वह सभी रूपाली से डरने लगे थे, जिससे आम्रपाली का अपने आसपास के लोगों से और ज्यादा नफरत होने लगी थी। उसे कभी नहीं लगा था कि यह लोग जो कभी उसका इतना सम्मान और गुणगान किया करते थे वह एक पल में ही इतना बदल जाएंगे। जिस चीज ने रूपाली को आसमान से धरती पर गिरा दिया, शायद यही कारण था कि आज वह अपने गुरूर और अभिमान को छोड़कर माही के चरणों में पड़कर अपने जीवन की भीख मांग रही थी। वही रूपाली को इस तरह रोता गिड़गिड़ाता देख माही को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ये सब उसी के किए हुए कर्मों का फल था। माही कभी भी किसी इंसान को पहले परेशान नहीं किया करती थी, परंतु जब कोई उसे या उसके प्रियजनों को तकलीफ पहुंचने की कोशिश करता है तो माही उसे इंसान को इतनी आसानी से तो नहीं जाने दे सकते थे, जिसका परिणाम आज उसके सामने रूपाली थी। माही ने उसकी के द्वारा दिए गए शहर का थोड़ा सा मजा आज उसे ही चखा दिया था। ये रूपाली का ही शहर था, जिसमें माही ने अपनी कुछ जड़ी बूटियां और कुछ जहरीले पौधों को मिलाकर इस तरह के शहर का निर्माण किया था, जिस कारण अब रूपाली की ऐसी दशा हो चुकी थी। वही रूपाली जब बहुत देर तक माही के चरणों में गड़गड़ाती रही, जिसे देख माही अपनी सोच से बाहर आई। माही ने कुछ समय कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। वही राजकुमारी रूपाली, जो इतने समय तक माही के सामने गिड़गिड़ाती रही, जब उसे लगा कि शायद माही उसकी सहायता नहीं करना चाहती, तो उसकी बच्ची कोची हिम्मत भी अब टूटने लगी थी, परंतु माही के एक छोटे से जवाब ने उसकी हिम्मत को वापस बढ़ा दिया। रूपाली ने माही की बात को पूरा होने से पहले ही जल्दी से खड़े होते हुए माही के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी लड़खड़ाते हुए आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, तुम जो चाहती हो मैं वह तुम्हें दे सकती हूँ। चैप्टर 79 अब आगे। वहीं दूसरी तरफ राजा चंद्रसेन और राजकुमार सूर्य इस समय राजकुमार यश के कक्ष में मौजूद थे। वही वेदविशाला राजकुमार युग का इलाज करने का प्रयास में लगी हुई थी। वह पिछले 2 दिनों से लगातार राजकुमार युग के इलाज में अपनी कड़ी मेहनत कर रही थी, पर अभी तक किसी को भी कोई अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिला था, जिससे अब राजा चंद्रसेन की बंधी हुई हिम्मत भी धीरे धीरे टूटने लगी थी। वही उनके पास बैठे राजकुमार विक्रम भी अपने छोटे भाई के लिए काफी परेशान नजर आ रहे थे। वह कभी अपने पिता को देखते तो कभी बिस्तर पर पड़े अपने छोटे भाई को। पूरे राज्य में सभी को यह अच्छी प्रकार पता था कि राजकुमार विक्रम अपने भाई बहनों से कितना अधिक प्रेम करते थे। वह उनके लिए एक पिता के समान थे, जो हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आज उनकी आंखों में भी अपने भाई को इस तरह अजीब सा दर्द था, जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहे थे। जितना दर्द इस समय उनकी आंखों में अपने भाई को इस अवस्था में देखकर था, उससे कई अधिक नफरत उनकी आंखों में रुद्र के लिए थी। राजा चंद्रसेन के साथ साथ राजकुमार विक्रम ने भी अपनी एक गुप्त सी को माही के पीछे लगा दिया था, ताकि वह जल्द से जल्द रुद्र को पढ़कर उनके हवाले कर सके। शायद ये बात समुद्र राज्य में बहुत कम ही लोगों को पता थी कि राजकुमार विक्रम, जो बाहर से बहुत ही सौम्य नजर आते हैं, वह असल में अंदर से एक खूंखार जानवर की तरह है। उनके उसे खूंखार रूप को जिन भी इंसानों ने देखा है, वह कभी जीवित नहीं रहे। कुछ देर की जांच पड़ताल के बाद वेदविशाला ने अपने चेहरे पर बंधे हुए कपड़े को उतारा और अपने शरीर को अच्छे प्रकार साफ कर वह अपने कक्ष से बाहर आई। वही बाहर उनके इंतजार में खड़े जो लोग एक अच्छी खबर के आशा में बैठे हुए थे। कक्ष का दरवाजा खुला और वेदविशाला अपने चेहरे पर निराशा के भाव लिए कक्ष से बाहर आई। उनके चेहरे पर आए हुए भावों को देखकर ही शायद राजा चंद्रसेन समझ गए कि वह उन्हें क्या जवाब देने वाली है, क्योंकि
इस निराशा से भरे चेहरे को वह पिछले 1 महीने से देखते आ रहे थे, जिससे अब उनकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। उनकी आंखों में इस समय एक पिता का दर्द और एक मजबूर राजा के कुछ ना कर पाने का दुख साफ नजर आ रहा था। एक राजा होने के नाते उन्होंने अपने सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर इस दुनिया के अच्छे से अच्छे वेदों का प्रबंध अपने पुत्र और पुत्री के इलाज के लिए कर दिया था। परंतु इतने प्रयासों के बाद भी उनके हाथ कोई अच्छा परिणाम नहीं आ रहा था। अभी वैद विशाला अपनी बात को कह पाती उससे पहले ही राजा चंद्रसेन ने अपने स्थान से खड़े होते हुए अपने कदमों को बाहर की तरफ बढ़ते हुए कहा, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हम पहले ही जान गए हैं कि जवाब क्या होने वाला है। और यह जवाब सुन सुनकर अब हम थक चुके हैं। इसलिए अब आपके मुंह से एक बार और वही जवाब सुनकर हम अपनी बची कुची हिम्मत को और नहीं तोड़ना चाहते। ये सब कहते हुए राजा चंद्रसेन ने अपने कदम उसे बड़े से विश्राम घर से बाहर बढ़ने लगे, पर अचानक उसे कक्षा का दरवाजा खुला और 2 दासियां ने आकर राजा चंद्रसेन को प्रणाम किया। वहीं अपने सामने खड़ी उन 2 दासियों को देखकर राजा चंद्रसेन की आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा उनकी आंखें और भी ज्यादा अंधेरे और दुख से ढक गई, क्योंकि यह वही 2 दासियां थीं जिन्हें उन्होंने राजकुमारी रूपाली का स्वास्थ्य बताने के लिए रखा हुआ था। उन्हें देखकर अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद यहां से भी वही खबर आने वाली है जो इस समय वेद विशाला उन्हें सुनने वाली थी। इसलिए उन्होंने उनसे कुछ ना सुनने का ही फैसला किया और उन्हें वहां से जाने का आदेश दे दिया। परंतु उन 2 दासियों ने जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठकर राजा चंद्रसेन से कहा, महाराज, हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लाए हैं, जिसे सुनकर शायद आप बहुत प्रसन्न हो जाए। वही राजा चंद्रसेन अपने दुख में इतने खो चुके थे कि उन्हें तो अब किसी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वह इस समय बिल्कुल भी अपने होश हो आवाज में नहीं थे। इसलिए शायद उन्होंने उन 2 दासियों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वही खुशखबरी जैसे शब्दों को सुनकर पीछे बैठे राजकुमार विक्रम और राजकुमार सूर्या दोनों ही अपने स्थान से खड़े हो गए, परंतु राजा चंद्रसेन बिना कुछ सुने ही आगे की तरफ बढ़ने लगे। पर तभी राजकुमार विक्रम ने राजा चंद्रसेन को रोकते हुए उन दोनों दासियों को आगे बोलने का आदेश दिया, जिसे सुन उन दोनों दासियों ने खुशी खुशी उन्हें आज के हुए सारी बातें और माही के द्वारा किया गया इलाज उन सभी को बताया। महाराज, हम जो भी कह रहे हैं वह सब सत्य है। अनोखी वेद ने हमें बताया कि राजकुमारी रूपाली अब सभी खतरों से बाहर है। उन्होंने कुछ ही समय में उनकी उस भयानक बीमारी को ठीक कर दिया है। वहीं उन दोनों दासियों की बातें सुनकर उसे पूरे जगह पर कुछ समय के लिए शांति पसर गई। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने अभी सुना क्या वह सच में सत्य है या उनका कोई सपना। तभी राजा चंद्रसेन अपने होश में आए और उन्होंने जल्दी से उन दोनों दासियों की तरफ देखते हुए उनसे प्रश्न किया, क्या तुम दोनों ने जो कुछ भी अभी कहा है वह सब सत्य है, या तुम जो बोल रही हो वह कोई झूठ तो नहीं? अगर तुम लोगों ने हमारे साथ कोई भी छल कपट करने की कोशिश की तो मैं इसी वक्त तुम दोनों को यहाँ मृत्यु दंड दे दूंगा। वही राजा चंद्रसेन की ऐसी बातें सुनकर उन दोनों दशन ने लगभग अपनी खुशी के आंसू पोंछते हुए अपना सर झुकाकर महाराज से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, हम जो भी कह रहे हैं वह सारी बातें बिल्कुल सत्य है। हमने स्वयं अपनी आंखों से जाकर राजकुमारी रूपाली को देखा है, जो इस समय अपने कक्ष में आराम कर रही है। उनकी वह भयानक बीमारी उन अनोखी वेद के कारण कुछ ही पलों में कहीं गायब सी हो गई है। वही इतनी बड़ी खुशखबरी को सुनकर राजा चंद्रसेन ने खुशी खुशी अपने एक सैनिक को उन दोनों दासियों को एक उच्च दम उपहार में देने का आदेश दिया और खुशी से लगभग भागते हुए वह रूपाली के कक्ष की तरफ बढ़ गए, जिनके पीछे पीछे इस समय राजकुमार विक्रम, राजकुमार सूर्या और वेद विशाला भी थी। राजकुमार विक्रम और राजा चंद्रसेन के चेहरे पर तो जैसे मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वही राजकुमार सूर्या भी काफी हैरान मगर खुश नजर आ रहे थे। पर अगर सबसे ज्यादा किसी के चेहरे के भाव इस समय बिगड़े हुए थे तो वह थी वेद विशाला, जो इस समय बहुत ही हैरान और अजीब से भावों को अपने चेहरे पर लिए नजर आ रही थी। वह ना चाहते हुए भी अपने चेहरे के इन भावों को छुपा नहीं पा रही थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो अभी उसने सुना है क्या वह सब सच है। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि वेद को अपने ऊपर इतना विश्वास था। जिस बीमारी का इलाज वह स्वयं भी नहीं कर पा रही थी, आखिर ऐसा कौन वेद है जो उसे बीमारी का इलाज कर सका? क्या वह वेद इतना ज्यादा गुणी और शक्तिशाली हो सकता है? जिस चीज को मानना वेद विशाला के लिए नामुमकिन सा था, उसे हमेशा ही लोगों से अपने किए हुए कार्यों की तारीफें ही मिली थी। सभी लोग ने उसे एक उच्च दर्जे का और सबसे खास वेद का किताब दिया करते थे। शायद इस पूरी दुनिया में कोई इतनी छोटी उम्र का वेद नहीं था जिस उम्र में वेद विशाला ने अपनी काबिलियत को साबित किया था।
इसलिए उसके लिए इस बात को मनाना कि कोई उससे भी अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली वेद हो सकता है, यह विशाला के लिए नामुमकिन के बराबर था। उसे लग रहा था कि शायद ये कोई ढोंगी हो सकता है जो कुछ समय अपना जादू दिखाकर राजा से प्रशंसा पाना चाहता है। इसलिए वह अपने कदमों को जल्दी जल्दी आगे बढ़कर वहां जाकर पूरी घटना को अपनी आंखों से देखना चाहती थी, ताकि वह राजा के सामने उसे बहरूपिया की सच्चाई ला सके। अच्छा लगे टू कमेंट करे, लाइक करे, बाय बाय, रिलीव्ड फेस, हैंड वेविंग, 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 हैंड वेविंग। आज रूपाली उसे दौर पर आकर खड़ी हो गई थी, जहां से वह ना चाहते हुए भी उसे वह सब करना होगा जो उसे माही करने के लिए कहेंगी। अब यह उसके मजबूरी हो या माही का उसके अंदर उसका खौफ, जो माही ने कुछ समय में ही उसके अंदर पैदा कर दिया था। जो राजकुमारी रूपाली सदा से लोगों पर अत्याचार और अपना हुक्म चलती हुई आई थी, आज वह अपनी एक गलती के कारण माही के चरणों में पड़ी थी, जिसकी जिंदगी और मौत का फैसला दोनों ही अब माही के हाथों में था। और शायद इस बात को रूपाली पहले ही समझ चुकी थी कि अगर अब उसने कोई भी गलती की कोशिश की तो इसका परिणाम शायद वह सह ना सके। अब रूपाली के पास माही की सारी शर्तें और बातें मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता अपने लिए नजर नहीं आ रहा था। अब उसे अपनी की हुई हर एक कार्य और वह शर्मनाक हरकतें याद आ रही थी, जो उसने माही के दोस्तों के साथ उसे जंगल में की थी। अगर आज रूपाली को समय में पीछे जाने का मौका मिलता तो शायद वह अपनी की हुई हर एक गलती को सुधारने की कोशिश जरूर करती। परंतु अब इन सब बातों को सोचने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि रूपाली जानती थी अब जब उसके पास कोई रास्ता नहीं, इसलिए ना चाहते हुए भी और माही की शर्तों को सुनाने लगी। वह जैसे जैसे माही की बातों को सुनती जा रही थी, उसका पूरा शरीर एक अनजाने डर और घबराहट से घिरने लगा था। उसका शरीर, जो उस जहर के कारण पहले से ही काफी कमजोर और पीले नजर आने लगा था, उसे देखकर अब ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे माही की सारी बातों को सुनकर तो उसके शरीर में बचा हुआ वह खून और हिम्मत दोनों ही समाप्त होने की कगार पर आ चुके हैं। माही ने अपनी सारी शर्तें और बातें बताने के बाद एक नज़र भी मुड़कर रूपाली की तरफ नहीं देखा, जो शायद अपना शुद्ध बुद्ध कोई बस एकटक अपनी आंखें फाड़े माही की पीठ की तरफ देखे जा रही थी। वही अपना कार्य होने के बाद माही ने ज्यादा देर ना करते हुए इस कक्ष से जाने का फैसला किया और कुछ ही समय में चलकर वापस उस बड़े और विशाल दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। वही अंदर से किसी की आने की आहट सुनकर उन दो खड़े अंगरक्षकों ने भी उसे दरवाजे को खोल दिया। इसके बाद माही ने भी ज्यादा देर ना करते हुए अपने कदम वापस अपने कक्ष की तरफ बढ़ा दिए। वही माही को इस तरह सुरक्षित और सही सलामत बाहर निकलता देख वहां कार्य कर रहे सभी लोग बहुत हैरान थे। कुछ के लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं था। पिछले एक महीने से जो भी व्यक्ति राजकुमारी रूपाली एक कक्ष में जाता वह हमेशा ही घायल अवस्था में बाहर आता, और अगर वह गलती से राजकुमारी रूपाली को देख लेता तो उसके चेहरे की घिन को वह ना चाहते हुए भी छुपा नहीं पाता। शायद यही कारण था कि बहुत से लोगों ने अब राजकुमारी रूपाली के कक्ष में जाना बंद कर दिया था। उनमें से एक कारण तो राजकुमारी रूपाली का अजीब तरह का व्यवहार था, और दूसरा उनका वह कुरूप रूप, जो लोगों को ना चाहते हुए भी उनसे घिन करने का एक पात्र बना देता। सभी अपनी आंखें और मुंह खोल उसे कक्ष से दूर जाती। वह सभी रूपाली से डरने लगे थे, जिससे आम्रपाली का अपने आसपास के लोगों से और ज्यादा नफरत होने लगी थी। उसे कभी नहीं लगा था कि यह लोग जो कभी उसका इतना सम्मान और गुणगान किया करते थे वह एक पल में ही इतना बदल जाएंगे। जिस चीज ने रूपाली को आसमान से धरती पर गिरा दिया, शायद यही कारण था कि आज वह अपने गुरूर और अभिमान को छोड़कर माही के चरणों में पड़कर अपने जीवन की भीख मांग रही थी। वह सभी रूपाली से डरने लगे थे, जिससे आम्रपाली का अपने आसपास के लोगों से और ज्यादा नफरत होने लगी थी। उसे कभी नहीं लगा था कि यह लोग जो कभी उसका इतना सम्मान और गुणगान किया करते थे वह एक पल में ही इतना बदल जाएंगे। जिस चीज ने रूपाली को आसमान से धरती पर गिरा दिया, शायद यही कारण था कि आज वह अपने गुरूर और अभिमान को छोड़कर माही के चरणों में पड़कर अपने जीवन की भीख मांग रही थी। वही रूपाली को इस तरह रोता गिड़गिड़ाता देख माही को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये सब उसी के किए हुए कर्मों का फल था। माही कभी भी किसी इंसान को पहले परेशान नहीं किया करती थी, परंतु जब कोई उसे या उसके प्रियजनों को तकलीफ पहुंचने की कोशिश करता है तो माही उसे इंसान को इतनी आसानी से तो नहीं जाने दे सकते था।
जिसका परिणाम आज उसके सामने रूपाली थी। माही ने उसकी के द्वारा दिए गए शहर का थोड़ा सा मजा आज उसे ही चखा दिया था। ये रूपाली का ही शहर था जिसमें माही ने अपनी कुछ जड़ी बूटियां और कुछ जहरीले पौधों को मिलाकर इस तरह के शहर का निर्माण किया था, जिस कारण अब रूपाली की ऐसी दशा हो चुकी थी। वही रूपाली जब बहुत देर तक माही के चरणों में गड़गड़ाती रही, जिसे देख माही अपनी सोच से बाहर आई। माही ने कुछ समय चैप्टर 80 अब आगे कुछ ही समय में राजा चंद्रसेन, राजकुमार सूर्या और राजकुमार विक्रम राजकुमारी रूपाली के कक्ष के सामने खड़े हुए। राजा चंद्रसेन और राजकुमार विक्रम की आंखों में इस समय सिर्फ रूपाली को देखने की इच्छा साफ नजर आ रही थी। वही राजा चंद्रसेन को अपने सामने खड़ा देखकर उन दोनों बलवान शरीर वाले अंगरक्षकों ने महाराज को प्रणाम कर तुरंत राजकुमारी रूपाली के कक्ष का दरवाजा खोल दिया। जिसे देख राजा चंद्रसेन ने भी देर ना करते हुए तुरंत अपने कदमों को राजकुमारी रूपाली के कक्ष के अंदर बढ़ा दिए, जिनके पीछे पीछे वह तीनों लोग भी राजकुमारी रूपाली के कक्ष में प्रवेश करने लगे। कुछ और लंबे और सुंदर गलियारों को पार करने के बाद कुछ ही समय में राजा चंद्रसेन आखिरकार राजकुमारी रूपाली तक पहुंच गए, जहां राजकुमारी रूपाली कक्ष के बीचों बीच रखे हुए उस सुंदर से बिस्तर पर आराम कर रही थी। जिन्हें देख राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़ते हुए अपनी पुत्री के सर पर हाथ रखा। आज कितने समय बाद राजा चंद्रसेन अपनी पुत्री के उसे रूप को देख रहे थे, जिन्हें देखने के लिए उनकी आंखें तरस गई थी। उन्होंने बहुत समय बाद अपनी पुत्री को इस तरह सुकून से आराम करते हुए देखा था। जब रूपाली की यह बीमारी धीरे धीरे घटक होने लगी थी, तो उसे समय रूपाली को देखकर कई बार राजा चंद्रसेन खुद भी डर जाया करते थे। उन्हें डर लगने लगा था कि कहानी यह घातक बीमारी उनकी पुत्री की जान ना ले ले। उन्होंने अपनी आंखों से अपनी पुत्री को देखा था, जिसमें चाहते हुए भी वह अपनी पुत्री की कोई सहायता नहीं कर सकते थे। राजा चंद्रसेन अपने राज्य के और यहाँ तक कि दूर दराज के राज्यों तक के सबसे उच्च कोटि के वेदों को राजकुमारी रूपाली के इलाज में लगाया था, परंतु उन्हें कहीं से भी कोई भी उचित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। वह जिन भी वेदों को राजकुमारी रूपाली को दिखाते हैं, उन सभी का यही जवाब होता कि उनके पास बस कुछ ही समय शेष है। जो बातें राजा चंद्रसेन के दिल को चीर कर रख देती, यही सब सोचते हुए राजा चंद्रसेन अपनी पुत्री की तरफ बढ़ गई, जिससे राजकुमारी रूपाली की नींद खुल गई। वही रूपाली ने जब अपनी आंखें खोली तो अपने सामने खड़े इंसानों को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। रूपाली ने जल्दी से अपने बिस्तर से खड़े होते हुए जल्दी से अपने पिता को गले लगा लिया। वही राजा चंद्रसेन, जो अपनी पुत्री को इस तरह सही सलामत देखकर खुशी के उनकी आंखें नम हो गई। जिन्हें इस तरह भावुक होता देख राजकुमार विक्रम आगे बढ़कर उन्हें संभाला। यहाँ एक बहुत ही सुंदर और पारिवारिक माहौल बन चुका था, जहां वह सभी लोग राजकुमारी रूपाली के सही होने की खुशी में झूम उठे थे। वहीं कुछ दूरी पर खड़ी वेदविशाला बहुत ध्यान से राजकुमारी रूपाली को देख रही थी। वह किसी भी तरह उन चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहती थी जो इस वक्त उसके सामने थी, जैसा कि उसे दासी ने विवरण किया था। यहाँ बिल्कुल ही ऐसा ही था। राजकुमारी रूपाली पूर्ण तरीके से स्वस्थ नजर आ रही थी। हाँ, उनका शरीर थोड़ा पीला और पतला नजर आ रहा था, परंतु उनके शरीर पर बने वह गहरे घाव और उनकी वह त्वचा जो धीरे धीरे उनके शरीर से अलग हो रही थी, वह कुछ ही पलों में वापस अपने स्थान धारण कर चुकी थी। इस समय राजकुमारी रूपाली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कभी कोई बीमारी हुई ही ना हो, जो सभी के लिए किसी चमत्कार और हैरानी भरे अनुभव से कम नहीं था। उन्होंने कभी किसी ऐसे वेद या उनके द्वारा बनाई गई दवाई के बारे में ना तो कभी सुना था, ना ही देखा था, जो कुछ ही पल में किसी व्यक्ति को पूर्ण तरह से स्वस्थ बना दे। और एक ऐसी घातक बीमारी जिसका इलाज तक लोगों को नामुमकिन सा लगता हो, उसे कुछ ही क्षणों में ठीक करना, ये किसी आम वेद के हाथों में तो नहीं था। क्या वह वेद इतना ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली था कि जिसने राजकुमारी से मिलने के कुछ ही क्षणों में उन्हें पूर्ण तरीके से ठीक कर दिया? ऐसे ही हजारों सवाल इस समय वेदविशाला और वहां खड़े राजकुमार सूर्य के दिमाग में भी चल रहे थे। उनके राज्य में बहुत से प्रसिद्ध और गुणी वेद पाए जाते हैं, जिनकी प्रशंसा दूर दूर के राज्यों में भी की जाती है। सूर्यगढ़ राज्य अपने वेदों और औषधीय पर अत्यधिक ध्यान देता है, क्योंकि यही एक ऐसी कुछ चीज हैं जिनसे वह लोग अपनी प्रसिद्धि अपने आसपास के राज्यों में बना सकते हैं। सूर्यगढ़ में सबसे अधिक बुद्धिमान और गुणी वेद पाए जाते हैं, जिनमें से एक को वह अपने साथ यहाँ समुद्र राज्य में उनके राजकुमार और राजकुमारी के इलाज के लिए लाए थे, ताकि समुद्र राज्य और सूर्यगढ़ राज्य के रिश्ते और अधिक मजबूत हो सके।
पर जब राजकुमार सूर्य को वेदविशाला से राजकुमार युग और राजकुमारी रूपाली को हुई उन घातक बीमारियों का कोई अच्छा इलाज प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्हें भी लगने लगा था कि शायद इस बीमारी का इलाज कोई नहीं कर पाएगा। परंतु आज कुछ ही क्षणों में एक वेद ने राजकुमारी रूपाली को पूर्ण प्रकार से स्वस्थ बना दिया। ये बात उनके लिए बहुत हैरान करते होने वाली थी। इस समय उनकी आंखों में उसे वेद को देखने की उत्सुकता और उसके बारे में जानने न की इच्छा साफ नजर आ रही थी। वही राजा चंद्रसेन और राजकुमार विक्रम ने राजकुमारी रूपाली से अच्छी प्रकार से बातें कर उनसे हर एक चीज के बारे में अच्छे से जान लिया था, जिसमें राजकुमारी रूपाली ने उसे नई आई हुई वेद की बहुत प्रशंसा की। जिसे सुन राजा चंद्रसेन ने अपने एक सिपाही को बुलाकर उन्हें उसे वेद को लाने के लिए कहा, जो सुबह राजकुमारी रूपाली का इलाज करने के लिए उनके कक्ष में आई थी। जिसे सुन उसे दास ने अपना सर झुकाते हुए राजा का आदेश लेकर वह भी के कक्षा की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ इस समय माही अपने कक्ष में बैठी किसी चीज का इंतजार कर रही थी। अचानक कक्ष का दरवाजा खटखटाया, जिसे सुन माही के चेहरे पर एक अनजाने सी मुस्कान उभर उठी। माही तुरंत अपने स्थान से खड़ी हुई और उसने अपने पास कुछ जड़ी बूटियां को रखा। इसके बाद उसने अपना वह काला सुंदर मुखौटे को फिर से अपने चेहरे पर ढक लिया और अपने कदम कक्ष से बाहर की तरफ बढ़ गई। एक दास अपनी पुत्री रूपाली को इस तरह ठीक होता देखकर अब राजा चंद्रसेन को उस वेद पर अधिक विश्वास हो गया था। राजा चंद्रसेन जो अपनी सारी उम्मीद हार चुके थे, अब हमें एक उम्मीद नजर आ रही थी। अगर वह वेद रूपाली की इस घातक बीमारी को सही कर सकती थी, तो हो सकता है कि वह उसके पुत्र युग की भी सहायता कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो वह जरूर उसे वेद को अपने राज्य में एक उच्च स्तरीय सम्मान देकर उसे यही अपने राज्य में रखकर और एक राज्य सम्मान देने का फैसला कर चुके थे। वैसे भी इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम और काबिल वेद हुए थे, जो किसी इतनी घातक बीमारी को कुछ ही पलों में ठीक कर सकते थे। और जो चमत्कार आज उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उससे उन्हें इतनी तो उम्मीद हो गई थी कि यह जो कोई भी है बहुत ही उच्च कोटि और उच्च ज्ञान वाले वेद हैं। इसलिए राजा चंद्रसेन अपने हाथों से इतनी सुनहरे मौके को गंवाना नहीं चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने ज्यादा देर ना करते हुए अपने एक सिपाही को उसे अनोखे वेद को उनके पास लाने का आदेश दिया था। वही वेद विशाला जो इस पूरे समय में बस एक कोने में खड़ी अपने सामने हो रही पूरी घटनाओं को अपने सामने देख रही थी। उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और ना ही आगे जाकर रूपाली की जांच करने की कोशिश की और ना ही कुछ कहने की। वह बस एकटक शांति से एक कोने में खड़ी ध्यान से उन सब बातों को समझने की कोशिश करने लगी। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि रूपाली पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। हो सकता है या कोई बहरूपिया हो जो सिर्फ उनकी आंखों के साथ छलकर करके उस बीमारी को छुपाने की कोशिश कर रहा हूं। परंतु असलियत में वह बीमारी कहीं गई ना हो। शायद इसी वजह के कारण वेद विशाला अभी तक रूपाली के पास भी नहीं गई थी। इस वक्त सिर्फ वेद विशाला को इंतजार था, तो उसे वेद का जिसने राजकुमारी रूपाली का इलाज किया है, ताकि वह अपने अनुभव से जानकर उसे व्यक्ति की सारी सच्चाई राजा के सामने खोल सके। क्योंकि वेद विशाला कभी भी किसी भी वेद को अपने से ज्यादा गुणी और बुद्धिमान समझ ही नहीं सकती। वेद विशाला को पूरा विश्वास था कि जिस बीमारी का इलाज वह स्वयं नहीं कर सकती है, कोई और दूसरा वेद कर भी नहीं सकता। उन्होंने बचपन से कभी भी किसी व्यक्ति को अपने से आगे निकलने नहीं दिया था। वह हमेशा ही दूसरे वेदों को अपने से नीचे और कामगुनी समझती थी। इसलिए आज किसी का उससे आगे निकल जाना और जिस बीमारी का इलाज वह स्वयं नहीं कर पा रही थी, वह इलाज किसी और के द्वारा किया जाना, यह वेद विशाला को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बेशक वह अपने चेहरे को बाहर से बहुत ज्यादा शांत और खुश दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर अंदर ही अंदर वह गुस्से और जलन से भरती जा रही थी। जिस चीज का अंदाजा उनके हाथों की बनी मुट्ठी से लगाया जा सकता था। अपने गुस्से को दबाने के लिए वेद विशाला बम मदद दी ने अपनी मुट्ठी को इतना कसकर जकड़ रखा था कि उनका हाथ भी अब लाल पड़ने लगा थे। पर इस चीज का कोई भी दर्द उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय के इंतजार के बाद आखिरकार वह समय आ ही गया, जिसको सबका इंतजार है। बाहर खड़े बलवान अंगरक्षकों ने धीरे से कक्ष का दरवाजा खोला और दो आकृतियां चलती हुई राजकुमारी रूपाली के कक्ष में प्रवेश कर गई। वही राजकुमार विक्रम और राजा चंद्रसेन जो राजकुमारी रूपाली के आसपास बैठे उनसे बातें कर रहे थे। दरवाजा खोलने की आवाज से उन सभी का ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया।
वहीं राजकुमार सूर्या और वेद विशाला तो कब से अपनी नज़र को गए बस दरवाजे के तरफ ही देख रहे थे। यहाँ आए सभी लोगों का अपना एक अलग अलग मकसद था। किसी को उसे वेद को गलत साबित करना था, तो किसी को उसे वेद के बारे में जानना था। तो क्या परिणाम होगा इन सभी की पहली मुलाकात का? क्या राजकुमार सूर्या और राजा चंद्रसेन माही को पहचान पाएंगे, और क्या माही इन सभी लोगों से अपनी पहचान छुपाकर अपने सभी कार्य को कर पाएगी, या फिर उसकी राह में आएंगे और नई मुसीबतें? मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय रिलीव्ड फेस, हैंड वेविंग स्माइल, हैंड वेविंग स्माइल, स्माइल, हैंड वेविंग, 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 हैंड वेविंग स्माइल। वहीं दूसरी तरफ राजा चंद्रसेन और राजकुमार सूर्य इस समय राजकुमार यश के कक्ष में मौजूद थे। वहीं वेद विशाला राजकुमार युग का इलाज करने का प्रयास में लगी हुई थी। वह पिछले 2 दिनों से लगातार राजकुमार युग के इलाज में अपनी कड़ी मेहनत कर रही थी, पर अभी तक किसी को भी कोई अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिला था, जिससे अब राजा चंद्रसेन की बंधी हुई हिम्मत भी धीरे धीरे टूटने लगी थी। वहीं उनके पास बैठे राजकुमार विक्रम भी अपने छोटे भाई के लिए काफी परेशान नजर आ रहे थे। वह कभी अपने पिता को देखते तो कभी बिस्तर पर पड़े अपने छोटे भाई को। पूरे राज्य में सभी को यह अच्छी प्रकार पता था कि राजकुमार विक्रम अपने भाई बहनों से कितना अधिक प्रेम करते थे। वह उनके लिए एक पिता के समान थे, जो हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आज उनकी आंखों में भी अपने भाई को इस तरह अजीब सा दर्द था, जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहे थे। जितना दर्द इस समय उनकी आंखों में अपने भाई को इस अवस्था में देखकर था, उससे कई अधिक नफरत उनकी आंखों में रुद्र के लिए थी। राजा चंद्रसेन के साथ साथ राजकुमार विक्रम ने भी अपनी एक गुप्त सी को माही के पीछे लगा दिया था, ताकि वह जल्द से जल्द रुद्र को पढ़कर उनके हवाले कर सके। शायद ये बात राजा चंद्रसेन के साथ साथ राजकुमार विक्रम ने भी अपनी एक गुप्त सी को माही के पीछे लगा दिया था, ताकि वह जल्द से जल्द रुद्र को पढ़कर उनके हवाले कर सके। शायद ये बात समुद्र राज्य में बहुत कम ही लोगों को पता थी कि राजकुमार विक्रम, जो बाहर से बहुत ही सौम्य नजर आते हैं, वह असल में अंदर से एक खूंखार जानवर की तरह है। उनके उसे खूंखार रूप को जिन भी इंसानों ने देखा है, वह कभी जीवित नहीं रहे। कुछ देर की जांच पड़ताल के बाद वेद विशाला ने अपने चेहरे पर बंधे हुए कपड़े को उतारा और अपने शरीर को अच्छे प्रकार साफ कर वह अपने कक्ष से बाहर आई। वहीं बाहर उनके इंतजार में खड़े जो लोग एक अच्छी खबर के आशा में बैठे हुए थे। कक्ष का दरवाजा खुला और वेद विशाला अपने चेहरे पर निराशा के भाव लिए कक्ष से बाहर आई। उनके चेहरे पर आए हुए भावों को देखकर ही शायद राजा चंद्रसेन समझ गए कि वह उन्हें क्या जवाब देने वाली है, क्योंकि इस निराशा से भरे चेहरे को वह पिछले 1 महीने से देखते आ रहे थे, जिससे अब उनकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। उनकी आंखों में इस समय एक पिता का दर्द और एक मजबूर राजा के कुछ ना कर पाने का दुख साफ नजर आ रहा था। एक राजा होने के नाते उन्होंने अपने सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर इस दुनिया के अच्छे से अच्छे वेदों का प्रबंध अपने पुत्र और पुत्री के इलाज के लिए कर दिया था, परंतु इतने प्रयासों के बाद भी उनके हाथ कोई अच्छा परिणाम नहीं आ रहा था। अभी वेद विशाला अपनी बात को कह पाती उससे पहले ही राजा चंद्रसेन ने अपने स्थान से खड़े होते हुए अपने कदमों को बाहर की तरफ बढ़ते हुए कहा, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हम पहले ही जान गए हैं कि जवाब क्या होने वाला है, और यह जवाब सुन सुनकर अब हम थक चुके हैं। इसलिए वही इतनी बड़ी खुशखबरी को सुनकर राजा चंद्रसेन ने खुशी खुशी अपने एक सैनिक को उन दोनों दासियों को एक उच्च दम उपहार में देने का आदेश दिया, और खुशी से लगभग भागते हुए वह रूपाली के कक्ष की तरफ बढ़ गए, जिनके पीछे पीछे इस समय राजकुमार विक्रम, राजकुमार सूर्या और वेद विशाला भी थी। राजकुमार विक्रम और राजा चंद्रसेन के चेहरे पर तो जैसे मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वही राजकुमार सूर्या भी काफी हैरान मगर खुश नजर आ रहे थे। पर अगर सबसे ज्यादा किसी के चेहरे के भाव इस समय बिगड़े हुए थे तो वह थी वेद विशाला, जो इस समय बहुत ही हैरान और अजीब से भावों को अपने चेहरे पर लिए नजर आ रही थी। वह ना चाहते हुए भी अपने चेहरे के इन भावों को छुपा नहीं पा रही थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो अभी उसने सुना है, क्या वह सब सच है? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि वेद को अपने ऊपर इतना विश्वास था। जिस बीमारी का इलाज वह स्वयं भी नहीं कर पा रही थी, आखिर ऐसा कौन वेद है जो उसे बीमारी का इलाज कर सका? क्या वह वेद इतना ज्यादा गुणी और शक्तिशाली हो सकता है? जिस चीज को मानना वेद विशाला के लिए नामुमकिन सा था, उसे हमेशा ही लोगों से अपने किए हुए कार्यों की तारीफें ही मिली थी।
सभी लोग ने उसे एक उच्च दर्जे का और सबसे खास वेद का किताब दिया करते थे।